हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो आईआरएफसी की जब से आईपीओ आई है तब से लेके अभी तक वो एक ही रेंज में घूम रहा है और काफ़ी लोगों का जो पेशेंस है वो जवाब दे देता है और फिर वो पूछते हैं कि ये आखिर बढ़ेगा कब। तो अगर हम देखें कि आईपीओ की जो प्राइस थी वो था 26 रुपीज़ और इसकी जो लॉन्च प्राइस थी वो 4% नीचे खुली थी लिस्ट होने पे, वो था 24.90। उससे लेके अभी तक एक साल नहीं हुआ है लेकिन वो एक ही रेंज में घूम रहा है। अब थोड़ा सा तो पेशेंस आपको रखना पड़ेगा अगर आप इसमें ग्रोथ देखना चाहते हो तो। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये लॉन्ग टर्म के लिए क्यों अच्छी है। लॉन्ग टर्म के लिए ये इसलिए अच्छी है कि ये एक लौती फिनेंस कंपनी है इंडियन रेलवे के लिए, जो इंडियन रेलवे के लिए फंड लेके आती है, इन्वेस्टर्स ढूंढती है, जो कि इंडियन रेलवे के ऊपर जितने भी काम काज होते हैं उसके लिए वो जो फंड अरेंज करती है। इकलौती ये मोनोपोली कंपनी है। इसकी ज़ीरो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, जो कि बहुत अच्छी बात है क्योंकि कंपनी में नॉन परफॉर्मिंग एसेट जितने कम हो वो उतने अच्छा माना जाता है। काफ़ी ओल्ड कंपनी है, काफ़ी पुरानी है, 35 ईयर्स से इस सेक्टर में वो काम कर रही है और एक लौती कंपनी है। गवर्नमेंट बैक्ड कंपनी है, मतलब गवर्नमेंट का फुल सपोर्ट है, होली ओन्ड गवर्नमेंट कंपनी है ये। और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, प्रॉफिट मेकिंग है और इसमें अगर आप चाहो तो सेफ़ इन्वेस्टमेंट के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हो क्योंकि ये गवर्नमेंट कंपनी है। पीएसयू स्टॉक्स में ज़्यादा वोलेटिलिटी होती नहीं है तो थोड़ा सा उसको सेफ़ माना जाता है, डिविडेंड गिविंग भी है। अब सवाल ये है कि ये बढ़ क्यों नहीं रही है। सबसे पहले कि पीएसयू है, गवर्नमेंट कंपनी जो होते हैं ना उसमें थोड़ा टाइम लगता है बढ़ने के लिए। उसके बाद ये लोग जो प्रॉफिट है वो उसको यूटिलाइज़ कर लेते हैं डिविडेंड देने में। तो बेसिकली अगर आईआरएफसी का हम देखें तो आईआरएफसी एक डिविडेंड गिविंग कंपनी है। तो अब दो तरीके के कंपनी होते हैं, एक होता है जो अपने प्रॉफिट को डिविडेंड में यूटिलाइज़ करती है और एक होता है जो प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करती है अपने कंपनी में और कंपनी को ग्रो करने में वो हेल्प करती है। तो आईआरएफसी क्या है कि वो डिविडेंड दे देती है, तो इसी के लिए इसका जो शेयर प्राइस है वो उतना ज़्यादा नहीं बढ़ता है। डिविडेंड भी वो रिसेंटली देने वाली है, मैं उसका भी डिटेल्स आपको शेयर कर दूँगी। साथ ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि ये इसका 30,000 करोड़ का मार्केट कैप है लेकिन फिर भी ये स्मॉल कैप के अंदर आ रही है जबकि इसको मिड कैप के अंदर आना चाहिए था। अब सेबी का जो एक रूल है उसके अंदर क्या होता है कि स्मॉल कैप कंपनी जो है उसमें म्यूचुअल फंड और इंस्टीट्यूशन ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, तो उनका कुछ लिमिटेशन हो जाता है। तो इसी के लिए एफआईआई जो होते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, वो लोग स्मॉल कैप कंपनी में यूजुअली इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। तो इसीलिए काफ़ी कम पोर्शन ऑफ एफआईआई होल्डिंग है आईआरएफसी में। और जिस जिस दिन ये मिड कैप में आ जाएगी उस दिन एफआईआई इसमें इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा करेगी, तब इसमें थोड़ा ग्रोथ का स्कोप हमें दिखेगा। ठीक है, अब ग्रोथ ऑफ द स्टॉक इज़ मोस्टली डिपेंडेंट ऑन इंस्टीट्यूशनल मनी, क्योंकि अगर जो स्टॉक है वो कब बढ़ेगी जब उसमें इंस्टीट्यूशंस के पैसे आएंगे। पर अगर आप इसका होल्डिंग देखोगे, मैं आपको दिखा देती हूँ, इसमें कुछ खास इंस्टीट्यूशनल अमाउंट है नहीं, स्टेक्स है नहीं। फॉरेन इन्वेस्टर्स के सिर्फ 1% का स्टेक है, डीआईआई का 3% है, म्यूचुअल फंड का 2% है। बेसिकली मेजरली ये गवर्नमेंट के पास इसकी होल्डिंग है। पर जिस दिन ये मिड कैप में आ जाएगी उस दिन शायद इसमें इन्वेस्टमेंट, इंस्टीट्यूशन के इन्वेस्टमेंट भी फ्लो होने लगे, तब इसमें ग्रोथ के पर्सपेक्टिव बनेंगे। अभी ये सेबी और एनएसई के नज़र में है, तो सेबी और एनएसई अभी इसको ट्रैक कर रही है और हो सकता है कि नियर फ्यूचर में इसको वो मिड कैप के अंदर डाल दे। तो जिस दिन ये मिड कैप में आ जाएगी तब इसमें ग्रोथ के पर्सपेक्टिव बनेंगे। तब तक जब तक ये स्मॉल कैप के अंदर है तब तक म्यूचुअल फंड इसमें मैक्सिमम 10% ही इन्वेस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सेबी रूल। और आईआरएफसी का जो मार्केट कैप है वो मिड कैप वाला है, लेकिन अभी वो ट्रैक हो रहा है और जिस दिन ये मिड कैप में आएगी उस दिन शायद इसमें इन्वेस्टमेंट भी बढ़ने लगेंगे, तो पैसे के जो इनफ्लो है वो बढ़ेगी, जिस वजह से तब हम लोग इसमें ग्रोथ का पर्सपेक्टिव देख सकते हैं। ठीक है, अब आईआरएफसी, जैसे मैंने आपको बताया कि आईआरएफसी का अभी जब जब ये मिड कैप में आएगी, ठीक है, तो जब ये सेबी और एनएसई अभी इसको ट्रैक कर रहे हैं तब हो सकता है ये एफएनओ के अंदर भी आ जाए। और जैसे ही कोई स्टॉक फ्यूचर एंड ऑप्शन में आता है तो इसका मार्केट कैप भी बढ़ता है और साथ ही इसमें लिक्विडिटी भी बढ़ती है और साथ ही इसमें ग्रोथ भी होता है। तो अभी कुछ कुछ फैक्टर्स हैं जो अभी इसमें नहीं है, जो चीज़ होना इम्पॉर्टेंट है इसके ग्रोथ के लिए। ठीक है, एक है कि ये मिड कैप में बने, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस इसमें पैसे लगाएं, म्यूचुअल फंड इसके स्टेक को ख़रीदे, साथ ही ये एफएनओ के अंदर जाए। अब आप, ये मोनोपोली एक स्टॉक है और मोनोपोली स्टॉक अभी देखो ये एक स्टैग्नेंट ग्रोथ में है, पर अगर आप मोनोपोली स्टॉक का, आईएक्स भी एक मोनोपोली स्टॉक है, ठीक है, आप उसका अगर देखोगे, आपको मैं दिखाती हूँ, 4 साल तक इसने सिर्फ और सिर्फ
12% के ही रिटर्न दिए थे। 4 साल तक इसमें कोई ग्रोथ नहीं थी आईईएक्स में, लेकिन सडनली ये जब एफएनओ में भी आ गई और फिर लास्ट 2 ईयर्स में इसने 539% का रिटर्न दिया है। तो मतलब सोचो, जिन्होंने पहले से होल्ड करके रखा है उन्होंने भी पेशेंस रखा, तब जाके उनको इतने साल में 539% का रिटर्न मिला। लेकिन इसमें एक सीख ये भी है कि आप इस लेवल पे इन्वेस्ट ही क्यों करोगे, आप डायरेक्ट ऐसे लेवल पे इन्वेस्ट करो जब आपको समझ में आ रहा है कि अब ये ग्रोथ की तरफ जा रही है। ठीक है, तब उससे क्या है कि आप ये जो 4 साल जब ये कुछ नहीं रिटर्न दे रही थी, तभी भी अगर आप रखते तो आज की डेट में आपको 539% का रिटर्न्स मिल रहा था, नो डाउट। लेकिन अगर आप 4 साल यही पैसा किसी और स्टॉक में लगाते तो आप शायद ज़्यादा कमा रहे होते, है ना। तो मोनोपोली स्टॉक है, इसमें ग्रोथ के पर्सपेक्टिव हैं, लेकिन क्योंकि ये गवर्नमेंट कंपनी है और अभी इसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो कि इसके ग्रोथ को रोक रही है, शेयर प्राइस के ग्रोथ को, अदरवाइज कंपनी इज़ ग्रोइंग। ठीक है, अब लेटेस्ट न्यूज़ मैं आपको बता देती हूँ कि Q2 रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। जैसे कि मैंने बोला कि फंडामेंटली ये स्ट्रॉन्ग है, इसका प्रॉफिटेबल कंपनी है और इस बार भी इसका प्रॉफिट जो है 51% से ईयर ऑन ईयर ग्रो किया है। और इसने डिविडेंड अनाउंस किया है 7.7% का, विच इज़ हर एक शेयर पे 77 पैसे का डिविडेंड आपको दिया जाएगा। अगर आप आज के दिन, आज इसका लास्ट डेट है शेयर खरीदने का, अगर आप आज तक ये शेयर खरीद लेते हो तो आपको IRFC के आप बुक ऑफ रिकॉर्ड में आ जाओगे और आपको डिविडेंड मिलेगा। इसके ऊपर मैंने कल सारी डिटेल्स डाल दी थी। अब इसका जो करंट मार्केट प्राइस है आप देख लो, 25 रुपये 50 पैसे का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। कुछ खास मूवमेंट है नहीं जब से ये आई है। अब आपको जो कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखना है वो ये है, PSU है सो ग्रोथ इसमें स्लो ही रहेगा। ठीक है, हो सकता है कि 1-2 साल तक भी इसी लेवल पे ये घूमता रहे। अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स हैं, आपको ज़्यादा रिस्क लेना पसंद नहीं है, तब आप होल्ड करके चलिए IRFC को, अगर आपके पास ऑलरेडी है तो। अगर आप अग्रेसिव इन्वेस्टर्स हैं और आपके पास ये स्टॉक है, तो अगर आपको लॉस नहीं हो रहा है, आप थोड़े बहुत भी प्रॉफिट में हो, मेरे हिसाब से आपको एग्जिट कर जाना चाहिए और आप वही पैसा किसी बेटर कंपनी में लगाइए। ठीक है, जिसमें वोलेटिलिटी भी है, लार्ज कैप कंपनी है, प्राइवेट सेक्टर है, जिसमें ग्रोथ के चांसेस है। एग्ज़िट लॉस में मत कीजिएगा। अगर आपको लॉस हो रहा है तब आप होल्ड करके रखिए प्लीज़, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि ये ग्रो नहीं करेगी, पर आप अपना एटलीस्ट आपका करंट बाइंग प्राइस वो क्रॉस करना चाहिए, तभी आप इसको सेल कीजिएगा। और फ्रेश बाई तभी कीजिएगा जब ये F&O के अंदर आए, ये मिड कैप बन जाए। ठीक है, और साथ ही इसमें इंस्टीट्यूशन के पैसे आने लगे, तब आप जाके इसमें फ्रेश बाइंग कीजिएगा। अब हो सकता है कि इस पूरे सिनारियो को होने में 2 से 3 साल भी लग सकते हैं, तो आप 2-3 साल बाद ही IRFC में इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, क्योंकि कोई पॉइंट नहीं है कि आप 1-2 साल वही 1-2% के रिटर्न्स में घूमते रहो। उसका कोई मतलब नहीं बनता है कि 25 रुपये के लेवल पे घूम रही है, पर अपना हार्ड अर्न मनी ऐसे स्टॉक में मत लगाइए जिसमें ग्रोथ पोटेंशियल अभी फ़िलहाल नहीं है। हो सकता है कि 1-2 साल तक ये इसी लेवल पे घूमता रहे। ठीक है, अब इसका जैसे मैंने बोला कि फ्यू इयर्स तक इसमें स्लो ग्रोथ रहेगा, लेकिन इसका फ्यूचर प्लान्स मैं आपको बता देती हूँ। 2024 तक इंडियन रेलवे का गोल है कि 100% इलेक्ट्रिक ट्रेन्स ही चलेंगी। अब इलेक्ट्रिक ट्रेन्स जो चलेंगी उसके जो फंड होंगे वो कहाँ से अरेंज होगा, IRFC अरेंज करके देगी। ठीक है, ज़ीरो एमिशन नेटवर्क उसको 2030 तक करना है। इंडियन रेल्स का मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा, रेलवे स्टेशन को अपग्रेड किया जाएगा और रेल नेटवर्क को हाई स्पीड किया जाएगा। तो ये सब करने के लिए जो पैसे लगेंगे वो IRFC ही जुगाड़ करके देगी। तो इसीलिए, लेकिन मिनिमम 2024 तक तो टाइम लगेगा ये सब करने के लिए। तो IRFC का ग्रोथ अगर हम देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि एटलीस्ट 3-4 साल तक तो इस लेवल पे घूम सकता है, उसके बाद जाके इसमें ग्रोथ हमें देखने को मिल सकता है। और जिस दिन, अभी देखो सेबी ऑलरेडी इसको ट्रैक कर रही है, जिस दिन ये मिड कैप में आ जाएगी, एनीवे इसमें ग्रोथ के पर्सपेक्टिव थोड़े बढ़ जाएंगे, तो जिस दिन ये मिड कैप में आएगी या F&O में आएगी तब आप इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। ठीक है, और अगर आप ऑलरेडी होल्ड करना चाहते हो, मैं सबको नहीं बोल रही हूँ कि आप एग्जिट कर जाइए, कई लोग हैं जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स हैं। देखो, डिविडेंड गिविंग कंपनी है तो बेसिकली आपका थोड़ा बहुत ग्रोथ भी हो जाएगा और डिविडेंड भी आपको मिल जाएगा। तो जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स हैं और जो डिविडेंड स्टॉक्स पे इन्वेस्टमेंट करते हैं वो इसको होल्ड करके रखिए, पर शॉर्ट टर्म के लिए ये बिल्कुल भी नहीं है। एटलीस्ट 5 ईयर्स आपको इसको होल्ड करके रखना पड़ेगा फॉर कंसिडरेबल ग्रोथ। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो जो होल्ड करना चाहते हैं वो होल्ड करें, पर लॉन्ग टर्म का ही उनका होराइज़न होना चाहिए। और जैसे कि मैंने बोला, एग्जिस्टिंग जो होल्डर्स हैं, प्रॉफिट हो रहा है, अगर आप एग्रेसिव हो, आपको कमाना है ज़्यादा, तो आप एग्जिट कर जाइए प्रॉफिट पे
और उसके बाद किसी बेटर स्टॉक्स में लगाइए। कौन से स्टॉक्स में लगाना है, मैंने काफ़ी सारे ऐसे वीडियोस बनाए हैं। आप मेरे चैनल के स्टॉक्स टू बाय नाउ 2021 वाले प्लेलिस्ट में जाइएगा, उसमें मैंने जितने भी स्टॉक्स बताए हैं आप उसको ख़रीद सकते हो आराम से, उसमें आपको ग्रोथ के चांसेस भी मिलेंगे। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। गुड बाय।